जय हिंद दोस्तों। आज फिर आप लोगों के बीच में आपका फ्रेंड अपना छोटा सा मिलते हैं। तो हिंदी की क्लासेस हम लेकर आए। हिंदी की क्लासेस में हमने पिछले वीडियोस में जो देखा था, पिछले वीडियोस में हमने व्याकरण देखी। व्याकरण के कितने अंगों में बांटा गया था। व्याकरण के हमने 3 अंग देखे थे। व्याकरण के जो 3 अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हमने 3 अंगों पर बात की। और वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा वर्ण, वर्ण के बाद होता है हमारा शब्द, और शब्द के बाद हमारा क्या होता है? वाक्य। ठीक है। तो व्याकरण भाषा हमें यदि सीखना है तो व्याकरण भाषा सीखने के लिए हमें सर्वप्रथम उसके अंगों का पता होना चाहिए कि व्याकरण में कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, और एक होता है वाक्य विचार। जिनमें सबसे बड़ा जो अंग होता है वो कौन सा होता है? वाक्य विचार होता है। हमने पिछले वीडियोस में वर्ण विचार को पढ़ना शुरू किया था, और वर्ण विचार में हमने देखा था कि वर्ण क्या होता है, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, और हमने इसमें स्वर भी देखे थे, व्यंजन देखे, और हमने संधियां भी देखी थी। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन में मैंने संधि नहीं करवाई, लेकिन ऑफलाइन बैचेस जो हमारे चल रहे हैं, स्पेशल पटवारी वनरक्षक के लिए जो बैच चल रहे हैं हम लोगों के, उसमें हमने संधि पूरी कंप्लीट कर दी है। और आज आपका जो प्रसारण चल रहा है ये ऑफलाइन क्लास से ही सीधा चल रहा है प्रसारण। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? शब्द विचार की। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था वर्ण विचार, है ना। वर्ण विचार में हमने पूरा वर्ण विचार कंप्लीट कर लिया है। संधियां तक हमने पूरी पढ़ ली है कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, दीर्घ संधि क्या होती है ना, यड़ संधि, अयादि संधि, ये पूरी संधियां हमने पढ़ ली है। व्यंजन संधियां भी हमने पढ़ ली। व्यंजन संधियों के हमने पूरी 24 नियम पढ़ चुके हैं। विसर्ग संधि भी हमने पढ़ ली। यहाँ बात करेंगे हम शब्द विचार की। तो शब्द विचार क्या होता है दोस्तों? तो शब्द विचार जानने के लिए हम क्या बताएंगे कि शब्द विचार जो होता है दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का जो मेल होता है, दो वर्णों के मेल से बनने वाले जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? आपका शब्द विचार कहता है, विचार कहलाता है। जो हमें अर्थ प्रकट करे, जो अर्थ प्रकट करे वो क्या कहलाता है? आपका शब्द विचार कहलाता है। ऐसे सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ जैसे कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए, तो हमारा जो शब्द बनकर आया वो क्या बनकर आया? कम बनकर आया। कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए का योग जब हमने किया तो हमारे पास में जो शब्द निकल के आया वो शब्द कौन सा निकल के आया? क्या बताओगे? कम। कौन सा शब्द बन गया हमारे पास में? कम शब्द बन गया। तो ये क्या कहलाया? आपका शब्द विचार कहलाया कि देखो वर्णों का जब मेल हमने करवाया, वर्णों का जब मेल हमने करवाया तो मेल करवाने के बाद हमारे पास में एक शब्द निकल कर आया। वो शब्द क्या कहलाया? कम कहलाया। वो शब्द क्या कहलाया? हमारा कम कहलाया। इसी को क्या कहा जाता है? शब्द विचार कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं भाई? शब्द विचार कहते हैं। तो शब्द विचार में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए शब्द विचार में हमको पढ़ना क्या क्या है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी शब्द होती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है ना। अर्थ के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है मेरे दोस्तों? तो क्या बताएंगे? शब्द होती है। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो क्या बताओगे? आंसर देखिए किस में लगाएंगे? शब्द में लगाएंगे कि अर्थ के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। तो हम क्या बता देंगे कि शब्द हमारी सबसे छोटी इकाई होती है अर्थ के आधार पर। आप देखो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को जरा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई उत्पत्ति के आधार पर कैसे हम शब्दों को बनाएंगे, उत्पत्ति के आधार पर कैसे शब्दों की उत्पत्ति होगी और उसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर सर्वप्रथम हम देखें, एक होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, जो आपकी व्याकरण जो चालू होती है, कई स्कूलों में आपने देखा होगा, स्कूलों में आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो वो हमने देखा था कि भाई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, समास, प्रत्यय, ये सबसे पहले करवा दिए जाते हैं। लेकिन अपन लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? एकदम जीरो लेवल से ऊपर की ओर चलते हुए चल रहे हैं। हमें आज तक ये नहीं पता था कि शब्द विचार के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे या क्या क्या हमको टॉपिक पढ़ने हैं, और वर्ण विचार के अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, जो हमने पिछली वीडियोस में देखे कि वर्ण विचार में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और अपने क्लासेस में भी करवाए हैं कि वर्ण विचार में हमको करना क्या क्या है। तो वर्ण विचार में हमने जैसे देखा था कि वर्ण विचार में भाई हमारा स्वर आता है, व्यंजन आता है, संधियाँ आती हैं, ये सब किसमें आता है? आपका वर्ण विचार में आता है। शब्द विचार में क्या क्या देखेंगे? जैसे सबसे पहले हम देखेंगे किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले अपन किसके आधार पर देख लेंगे? उत्पत्ति के आधार पर देख लेंगे। फिर किसके आधार पर देख लेंगे? अपन व्युत्पत्ति के आधार पर देख लेंगे, है ना। उत्पत्ति के आधार पर हो गया,
व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, फिर देखेंगे हम अर्थ के आधार पर क्या होता है, और फिर देखेंगे हम विकार के आधार पर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम किस को लेंगे कि सर उत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं हमारे, है ना, उत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं, और विकार के आधार पर हमारे कौन कौन से होते हैं, इन सबको हम देखेंगे। ठीक है, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति, अर्थ, विकार। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर हमारा आता है, सबसे पहला आता है तत्सम। सबसे पहले कौन सा शब्द पढ़ेंगे अपन, तत्सम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है भाई, तो क्या बोलोगे कि सबसे पहले सर आता है तत्सम, इसको सही कर लेना, तत्सम। फिर आता है हमारे पास में तद्भव, फिर हमारे पास में आता है देशज, फिर हमारे पास में आता है देशज के बाद में आप विदेशज भी कह सकते हो उसको, है ना, देशज हो गया। देशज के बाद हमारा जो शब्द आता है वो विदेशी या विदेशज भी कह सकते हैं अपन उसमें, है ना, विदेशी शब्द हो गया। और इसके बाद में कौन सा शब्द आता है आपका, संकर। तो कौन सा शब्द पढ़ेंगे अपन, संकर शब्द भी पढ़ेंगे। ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके उत्पत्ति के आधार पर आते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर यदि अपन देखें कि भाई व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से आएंगे, तो व्युत्पत्ति में आपका रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, और यौगिक शब्द क्या होते हैं। अर्थ के आधार पर हम देखेंगे कि सर हमारे सार्थक शब्द आते हैं, इसमें सार्थक शब्द आते हैं और निरर्थक शब्द आते हैं। सार्थक आता है और निरर्थक शब्द किसमें आते हैं, अर्थ के आधार पर। विकार के आधार पर यदि अपन बात करें तो विकार के आधार पर क्या होता है, देखो विकार के कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से हम विकार को पढ़ेंगे। कौन कौन सा होता है, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। एक क्या होता है, विकारी होता है, और एक क्या होता है, अविकारी होता है। विकारी में जो शब्द आने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ोगे आप, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके विकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अविकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, तो अविकारी के शब्दों में आप पढ़ेंगे सबसे पहले क्रिया विशेषण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के बाद हमारे पास कौन से शब्द आते हैं, संबंध बोधक, संबंध बोधक पढ़ लोगे। फिर कौन सा आता है हमारा, समुच्चय बोधक, इसमें हम पढ़ लेंगे समुच्चय बोधक को। और फिर हमारे पास कौन सा आता है, जिसमें आदि बोधक। ठीक है, तो अभिकारी शब्दों में किन को पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और इसके बाद में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे आप समास, प्रत्यय, है ना, उपसर्ग वगैरह, ये आगे की तरफ पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द पढ़ने हैं उनको सबसे पहले क्या पढ़ना है, तत्सम शब्द कौन से होंगे, तत्सम की पहचान कैसे करेंगे, तद्भव शब्द कौन से होंगे, देशज कौन से होंगे, विदेशज कौन से होंगे या विदेशी कौन से होंगे, और संकर शब्द कौन से होंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर हम जब पढ़ेंगे तो व्युत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले जो शब्द हमारा रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं दोस्त। सबसे पहला शब्द होता है सार्थक, फिर होता है कौन सा, निरर्थक। विकार के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द कितने होते हैं, तो विकारी शब्दों की संख्या होती है 4। एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसका ही आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हम सोचते हैं कि यार सबने संज्ञा नहीं पढ़ाया, यार सबने सर्वनाम नहीं पढ़ाया, विशेषण नहीं पढ़ाया और सीधे सर आपका संधि विशेष से चालू हो गए। तो उसके पीछे भी कारण था दोस्तों, जो आपने पिछले वीडियोस में देखा। क्योंकि हम चलते तो आते हैं, पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से ही पढ़ते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में यदि किसी से पूछ लिया जाए कि बताइए वर्ण विचार के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, नहीं होगा पता। शब्द विचार के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, नहीं रहेगा पता। इसीलिए हम उसको एक एक जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ देखते हुए चल रहे हैं। जो परीक्षा जो पटवारी की आ रही, पटवारी में तो आपका हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका एसआई के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। अपन छोटी से छोटी चीज़ों पे बात करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों पे बात करते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि लपेटना है तो लपेटना है, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है। तो विकाली विकाली शब्द में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, अविकाली में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द होते क्या हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो तत्सम शब्दों को यदि अपन यहीं पर देख लेंगे इसको, यह साफ करके समझाएं आपको, चलो अच्छे साफ कर दिया है, ठीक है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो साफ कर दिया। चलो, तो सबसे पहले हमारा जो साइड हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग क्या हो जाएगी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने प्रकारों में बांटा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं इसके कितने शब्द, 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार। सबसे पहले हम देखें तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो क्या बताओ कि वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन किए, वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान करने के लिए देखो दोस्तों क्या करेंगे अपन, सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि तत्सम शब्द वे शब्द कहलाएंगे जिनमें, या फिर हम पहचान के लिए बताएंगे कि भाई इनमें कैसे पता करेंगे किससे मिलकर ये बनते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए तत्सम शब्द जो बनता है वो संयुक्त अक्षर के मेल से बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तत्सम शब्द किसके मेल से बनता है, तो दोस्तों क्या बताओगे, संयुक्ताक्षर के मेल से बनने वाला शब्द, संयुक्ताक्षर के मेल से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है, आपका तत्सम कहलाता है। संयुक्ताक्षर आपने पढ़े थे, छत्र के श्री जो आपने पढ़ा था, श्री गणेशाय नमः, छात्रा गा ये आपने पढ़े थे, गा ज्ञानी का किससे बनता है, छा आपका जो छतरी वाला किससे बनता है ना, त्रा किससे बनता है, त्य और आपने देखे थे पीछे। तो संयुक्त अक्षर के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। एक पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अपन क्या याद रखेंगे कि अनुनासिक शब्द जो होता है, अनुनासिक से तत्सम शब्द नहीं बनाए जा सकते। अनुनासिक का मतलब है कि भाई जो अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जो चांद्र बिंदी होती है, ये अनुनासिक का जो चांद्र बिंदी होती है, तो अनुनासिक से तत्सम शब्द नहीं बनाए जाते, क्योंकि अनुनासिक का तत्सम रूप क्या होता है, तो वो होता है अनुस्वर। मतलब जो भाई हम तत्सम शब्द बनाएंगे उनमें किसका प्रयोग करेंगे, अनुस्वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वर का प्रयोग करते हैं, ना कि अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों में कभी भी ताड़नजात शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ताड़नजात शब्द आपने देखे थे अढ़े और अढ़े, ठीक है, इनका प्रयोग हम किसमें नहीं करते हैं, तो इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में नहीं किया जाता। और पहचान क्या होती है, तो तत्सम शब्द की पहचान होती है कि वे शब्द जो बोलने लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं, वे शब्द जो बोलने लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं, वो शब्द कौन से कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो बोलने लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और ऋषि का प्रयोग करके भी तत्सम शब्द को बनाया जा सकता है। जो ऋषि होता है, ऋषि का प्रयोग करके भी तत्सम शब्द बनाया जा सकता है। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है कि जो ऋषि होता है, ऋषि का प्रयोग करके भी तत्सम शब्द को बनाया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं तत्सम शब्द को याद रखने के लिए, वो आप याद रख सकते हो कि वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर के मेल से बनने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत्सम में अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अनुनासिक अनुस्वर का तत्सम होता है, इसलिए तत्सम शब्द बनाने के लिए अनुस्वर लगाया जाता है। और ताड़नजात का प्रयोग नहीं किया जाता। ताड़नजात शब्द आपने देखे थे, अढ़े और अढ़े को। फिर वे शब्द जो बोलने लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और तत्सम शब्द बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऋषि का प्रयोग करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, तत्सम शब्द बनता है। तो ये कुछ पॉइंट। तद्भव शब्द कौन से कहलाएंगे, तो वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन, वे शब्द जो परिवर्तन किए, वे शब्द जो परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं,
वो शब्द हमारे कौन से कहलाते हैं भाई, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो वे शब्द जो परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, उन शब्दों को हम क्या बताएंगे, तद्भव शब्द कहलाते हैं। कि वो शब्द कौन से कहलाएंगे, हमारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। अब हम देखें कौन से शब्द आपके, कि भाई देशज शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, अब चले अपन देशज में, कि देशज कौन से होते हैं। तो देशज को हम क्या देखेंगे, तो देखो देश को क्या, देशज को क्या बोलोगे, देश प्लस जा, देश प्लस जय, और जय का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला। जय का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला। और कहाँ जन्म लेने वाला, तो देखो देश में जन्म लेने वाला मतलब देश वह शब्द जो हमारे देश की भाषा जो है उन भाषाओं में जन्म लिए गए जो शब्द होंगे वो शब्द कौन से कहलाते हैं, हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, और अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय भाषा होती है, अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाने वाले जो शब्द हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाने वाले जो शब्द हैं या भाषाओं के शब्द जो है वो हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं वो शब्द भी हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब हमारी क्षेत्रीय भाषा में बोली, जैसे हमने पीछे बोली देखी थी, बोली और भाषा में दोनों में ही अंतर होता है। बोली क्या होती है, हमारे व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, और वही बोली यदि व्यापक रूप धारण कर ले, है ना, वो ज़्यादा क्षेत्रों में यदि उसका प्रयोग किया जाता है बोली का, तो वो क्या कहलाती है, भाषा बन जाती है। वैसे हमारे क्षेत्र में, क्षेत्र की जो भाषा होती है उस भाषा को यदि हम हिंदी में प्रयोग करें तो वो भी कौन से शब्द कहलाते हैं, हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। वो कौन से शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब विदेशी की बात कर लेते हैं कि विदेशी शब्द कौन से कहलाते हैं। तो विदेशी से मतलब देखो बी प्लस देशी या बी प्लस देश या विदेशज, बी प्लस देशज। तो बी का मतलब क्या होता है, अन्य। बी का मतलब क्या होता है, अन्य होता है। मतलब अन्य देश की भाषाओं के जो शब्द होते हैं, अन्य देश की भाषाओं के शब्द मतलब हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्दों को छोड़कर, तो हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य जो भाषाएं होती हैं या अन्य देश की जो भाषाएं होती हैं उनके जो शब्द होते हैं वो शब्द कौन से कहलाते हैं, हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा अग्निबोट, जैसे अपन ने क्या लिखा, अग्निबोट लिखा, तो अग्निबोट में लिखा हमने, अग्नि जो निकल के आया है, अग्नि जो शब्द निकल के आया ये कौन सा शब्द कहलाया, हमारा तत्सम शब्द कहलाया। तत्सम शब्द अर्थात ये किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन जो बोट निकल के आया ये बोट किस भाषा का शब्द होता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। ये किस भाषा का शब्द होता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है, जिसका उदाहरण मैंने आपको यहाँ दिया। तो ये उदाहरण हमारा कौन सा, देखो संस्कृत के शब्द जो इसमें आ रहे हैं, मतलब ये तो हमारा विदेश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कैसे कहलाएंगे, तो संकर शब्द, संकर का मतलब क्या होता है, मिश्रण। संकर का मतलब क्या होता है, मिश्रण। इसको हम मिश्रित शब्द भी कह सकते हैं। इसको हम कौन सा शब्द भी कह सकते हैं, तो भाई मिश्रित शब्द भी कहते हैं। मिश्रित शब्द का मतलब है कि दो भाषाओं का प्रयोग करके बनाया गया शब्द मिश्रित शब्द कहलाएगा। तो दो भाषाओं का प्रयोग करके बनाया गया शब्द कौन सा होंगे आपका, जैसे मान लो अग्निबोट लिखा है, क्या लिखा है, अग्निबोट लिखा है। तो अग्नि जो है, अग्नि किस भाषा का शब्द, संस्कृत का शब्द जो किसमें प्रयुक्त हो रहा है, तत्सम में। लेकिन बोट किसका शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये अग्निबोट मतलब यहाँ पर जो भाषा मिश्रित भाषा हुई, यहाँ संस्कृत का भी उच्चारण हुआ है और अंग्रेजी भाषा का उच्चारण भी हुआ है। तो ये शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, है ना। मिश्रित शब्द हो गए, ये कौन से शब्द हो गए आपके, मिश्रित शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जो अन्य भाषाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे विदेशी शब्द है आपका, विदेशी शब्द में हम बात करें, विदेशी, विदेश से लिए गए हिंदी संस्कृत को छोड़ के, तो विदेशी शब्द को यदि अपन देखने के लिए जाएंगे तो विदेशी में जैसे मान लो हमने लिखा किसको, हॉस्पिटल। हमने क्या लिख दिया, हॉस्पिटल लिख दिया। ठीक, हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल के बाद में जैसे अपन ने लिख दिया डॉक्टर हो गया, फिर हमने लिख दिया हॉस्टल हो गया, हॉस्टल हो गया। ठीक है, हिंदी में तो ये प्रयोग की नहीं हो रही, ये तो दूसरी भाषा के शब्द है भाई। हॉस्टल भी आपकी किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। डॉक्टर भी किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का। वैद्य तो लिखा नहीं है, छात्रावास तो लिखा नहीं है, नहीं तो वो किस भाषा के हो जाते हैं, हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो वो देशज ही होंगे। वो कौन से शब्द होंगे, देशज कहलाते हैं। लेकिन ये कौन से विदेशज है, जैसे मान लो हमने लिख दिया रेलवे स्टेशन, क्या लिख दिया हमने, रेलवे स्टेशन लिख दिया। तो रेलवे स्टेशन जो शब्द है, रेलवे स्टेशन, रेल को क्या कहा जाता है, तो रेल को कहते हैं लोहे पथगामिनी। अब हिंदी में प्रयुक्त होता है, लेकिन रेलवे जो शब्द है, रेल जो शब्द होते हैं इंग्लिश भाषा का शब्द है। और यदि हम देखें कि भाई रेल को लेकर हिंदी भाषा में तो उसको लोहे पथगामिनी कहा जाता है। और रेलवे स्टेशन जो लिखा है इस शब्द को क्या कहा
कहा जाता है, यहाँ लिखेंगे इस शब्द को कहते हैं लोहपत गामिनी, लोहपत गामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप? लोहपत गामिनी आवत जावत विश्राम स्थल होता है। तो लोहपत गामिनी आवत जावत विश्राम स्थल किसे कहा जाता है? हम क्या बताएंगे? रेलवे स्टेशन को कहा जाता है। अब हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन जो होता है उसमें ये तो लिखा नहीं होता कि लोहपत गामिनी आवत जावत विश्राम स्थल, ये तो नहीं होता ना। होता क्या है, वहाँ सीधे लिखा रहता है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर क्या लिखा रहता है? रेलवे स्टेशन लिखा रहता है ना। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा कि वे शब्द जो दूसरे देशों की भाषा के शब्द होते हैं उनको रिसर्च कहते हैं, और वे शब्द जो देश की भाषा के शब्द होते हैं, मतलब वह भाषा जो जिस देश में जन्म लेती है और उसके शब्द होते हैं वो देशीय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संकर शब्द वे शब्द जो मिश्रित होते हैं, मिश्रण मतलब दो भाषाओं के मेल से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। तो ये समझ में आया उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार के बाद हम देखेंगे कौन से शब्द हमारे चुपे होते हैं, हमारे कौन से व्युत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा, अब हम देखेंगे किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है भाई। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? तो हमने देखा कि एक होता है हमारा रूढ़ शब्द, एक होता है हमारा रूढ़ शब्द, और एक होता है हमारा कौन सा? योग रूढ़ शब्द, एक होता है हमारा कौन सा? यौगिक शब्द। तो ये तीन शब्द होते हैं हमारे, एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द, और एक शब्द हमारा कौन सा निकल के आता है कि भाई हमारा यौगिक शब्द निकल के आता है। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें अन्य किसी भाषा का योग नहीं होता या अन्य कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता। ठीक है, मतलब इनमें कोई भी अन्य जो शब्द होते हैं, अन्य किसी शब्द का क्या नहीं होता? योग नहीं होता। योग नहीं होते का मतलब है कि ये स्वयं अपने आप में क्या देते हैं? अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए इनको कौन से शब्द कहते हैं? हमको रूढ़ शब्द कहा जाता है ना। मतलब अन्य किसी शब्द से ये मेल नहीं खाते हैं। अन्य किसी शब्द से मेल नहीं खाते का मतलब है कि जैसे हमने लिख दिया नल दिन, तो ये अपने आप में ही क्या दे रहे हैं? अर्थ निकल के प्रकट कर रहे हैं, अपने आप में अर्थ बताते हैं ये शब्द। जैसे नल है, दिन है, ये क्या है? आपके रूढ़ शब्द होते हैं, क्योंकि ये अन्य दूसरे शब्दों से मेल नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों से जब तक योग नहीं करेंगे, ये कौन से शब्द कहलाते हैं? आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात इससे है कि ना तो इसमें संधि का प्रयोग हो रहा है, समस्त संधि जो भी है, ना तो इसमें संधि है, ना ही इसमें प्रत्यय है, ना ही इसमें समास है, और ना ही इसमें उपसर्ग है। ठीक है, तो इनमें संधि प्रत्यय समास उपसर्ग नहीं आते हैं। वे शब्द जिनमें संधि प्रत्यय समास उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, वे शब्द कौन से कहलाते हैं? तो हम टिक किस पे लगाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो क्या बताओगे? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता, और रूढ़ शब्द अपने आप में एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं, जिनमें संधि प्रत्यय समास उपसर्ग भी नहीं प्रयोग में लाया जाता। वो शब्द कौन से कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम देखो यौगिक शब्द देखें। सबसे पहले योग रूढ़ को समझने के पहले यौगिक शब्द देखें। यौगिक शब्द का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आया योग प्लस एक, योग प्लस एक मतलब है कि यौगिक क्या कहलाया? योग प्लस एक से मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं योग हो रहा है। योग किसका होगा? तो दो रूढ़ शब्दों के मेल से, यदि हमने रूढ़ शब्दों को ऐड किया तो हमारे पास में जो निकल कर आएगा वो कौन सा शब्द कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। रूढ़ शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वे शब्द जिनका भाई मेल जोड़ को यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इनको यदि हम विच्छेद करेंगे तो यह विच्छेद करने पर यह अपना अर्थ प्रकट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। यदि जब हम रूढ़ शब्दों को विच्छेद करते हैं तो ये अपना अर्थ क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। प्रकट करने के लिए देखो, जैसे मान लो यदि
गद्य का मेल करवाया जा रहा है, यदि हम रूढ़ रूढ़ का मेल करवाएंगे तो हमको क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। तो हम इनको तोड़ भी सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, यौगिक शब्द बनाए तो रूढ़ बना सकते हैं, रूढ़ शब्द भी बना सकते हैं ना, ठीक है। जैसे आप देखो इसमें कौन कौन से प्रयोग होंगे, इसमें क्या बताओ है, जब रूढ़ रूढ़ शब्द यदि लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी प्रयोग हो रहा है, दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर संधि का प्रयोग तो होगा ही होगा, साथ में प्रत्यय का प्रयोग भी होगा और सभी समासों का प्रयोग, उपसर्ग का भी प्रयोग होगा और सभी समासों का प्रयोग होगा, लेकिन एक समास का प्रयोग नहीं होगा और वो समास कौन सा होता है, आपका बहुव्रीहि समास होता है। ये चीज मेरे भाई नोट कर लीजिए, ठीक है, कि भाई बताइए कि यौगिक जो शब्द होते हैं, यौगिक शब्दों में किस समास का प्रयोग, किस समास का प्रयोग नहीं होता, तो बहुव्रीहि समास का प्रयोग नहीं किया जाता। इस चीज को नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए किन शब्दों में बहुव्रीहि समास का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यौगिक शब्दों में बहुव्रीहि समास का प्रयोग नहीं किया जाता। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में देखें हम इसको योग रूढ़ शब्द को, तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, तो योग रूढ़ शब्द हम क्या बताएंगे, यह भी क्या है, दो रूढ़ शब्दों के मेल से ही बनते हैं। देखो यहाँ भी योग आ रहा है, योग मतलब किन का योग, रूढ़ों का योग, तो रूढ़ प्लस रूढ़ हमारे क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ कहलाएंगे। तो दो रूढ़ योग जो होते हैं, दो रूढ़ शब्द होते हैं, तो रूढ़ शब्द से मिलने वाला शब्द क्या कहलाता है, योग रूढ़ कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि ये अपना तो अर्थ प्रकट करते हैं, साथ में कोई सांकेतिक अर्थ भी प्रदान करते हैं, साथ में कोई अर्थ भी प्रदान करने से मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिखा गजानन, जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, योग रूढ़ शब्द का उदाहरण यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर गजानन, तो गजानन जो मैंने लिखा ये क्या होता है, गज प्लस आनंद, ये क्या होता है मेरे भाई, गज प्लस आनंद होता है। तो गज प्लस आनंद क्या हुआ, दिख नहीं रहा, यहाँ हमने क्या लिख दिया, गज प्लस आनंद, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गजानन, तो गज प्लस आनंद हो गया। अब गज का मतलब क्या होता है, हाथी, गज का मतलब क्या होता है, हाथी, और आनंद का मतलब क्या होता है, चेहरा। तो इसका अर्थ यदि हम देखें तो किसके समान चेहरा, हाथी के समान चेहरा या हाथी के जैसा चेहरा क्या कहलाया, आपका गजानन कहलाया। लेकिन ये तो अर्थ प्रकट तो इसने किया, लेकिन साथ में गजानन का अर्थ क्या होता है, गणेश, गजानन का अर्थ क्या होता है, गणेश जी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दो अर्थ मिले, एक हमको क्या मिलेगा, गज प्लस आनंद, गज मतलब हाथी, आनंद मतलब चेहरा, हाथी के समान चेहरा भी हमको मिल गया, और गजानन का अर्थ भी क्या होता है, गणेश होता है, मतलब गणेश जी होता है, ठीक है ना। ये चीज है, ये शब्द हमारे कौन से शब्द कहलाए, योग रूढ़ शब्द कहलाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको मिले हैं वो शब्दों में क्या है, देखो इसमें हमको एक चीज समझ में आया कि भाई यहाँ पर जब हम बहुव्रीहि समास को छोड़ रहे हैं, बहुव्रीहि समास हमारा यौगिक शब्द में तो नहीं आएगा, लेकिन योग रूढ़ जो शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। मतलब जो गजानन है, गज प्लस आनन है, ये किस समास के उदाहरण है, तो हम क्या बताएंगे, बहुव्रीहि समास के। तो बहुव्रीहि समास का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है, योग रूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना कि बहुव्रीहि समास का प्रयोग कहाँ नहीं होता, तो बता दें यौगिक शब्दों में प्रयोग नहीं होता, लेकिन योग रूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास का प्रयोग होता है, क्योंकि यह वो शब्द होते हैं जो अपना अर्थ प्रकट करने के साथ साथ एक दूसरा अर्थ सामने लाने के सांकेतिक अर्थ भी प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और रूढ़ शब्द कौन से होंगे, तो वे शब्द जो अन्य शब्द का योग नहीं करते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों में संधि प्रत्यय समास उपसर्ग कुछ भी नहीं आता, लेकिन यौगिक शब्द में संधि प्रत्यय समास उपसर्ग सब आता है, लेकिन एक समास को छोड़कर वो समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या कहलाता है हमारा, जो आपने गजानन वाला जो उदाहरण देखा, तो ये किस समास का उदाहरण है, टिक लगा देंगे आप, बहुव्रीहि समास में। अब हम देखें अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, ये तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे हम अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अभी हमने देखा कौन कौन सा होता है, तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक, ठीक है। एक होता है सार्थक और एक होता है कौन सा, निरर्थक होता है।
सार्थक शब्द हमारे कौन से होंगे? सार्थक का मतलब क्या होता है? साथ में या सहित, साथ में या सहित। तो साथ में या सहित का मतलब क्या होता है कि वे शब्द जो साथ में सार्थक अर्थ देते हो या जिनके कोई अर्थ हो, मतलब वे शब्द जो अर्थ के साथ हो, वे शब्द जो अर्थ के साथ हो, ठीक है, वे शब्द जो अर्थ के साथ हो वो क्या कहलाएंगे? आपके सार्थक कहलाएंगे। सार्थक शब्द कौन से होंगे? तो क्या बता, वे शब्द जो अर्थ के साथ होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक का मतलब क्या है? रहित। निरर्थक का मतलब क्या होता है? रहित या के बिना, ठीक है, रहित या के बिना, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा? वे शब्द जो अर्थ के बिना हो या अर्थ रहित हो, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा? वे शब्द जो अर्थ रहित हो, ठीक है। तो निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो अर्थ रहित हो या अर्थ के बिना हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक कहलाते हैं। सार्थक का मतलब क्या होता है? वे शब्द जो अर्थ के साथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई देखो सार्थक में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि भाई मान लो क्लास में, जैसे मैंने बोल दिया, या आपके घर में कोई मेहमान आया, आपके घर मेहमान आया तो बोले कहा भाई आ गए हो? आ गए हैं। राम रहीम हो गई। अब कहा चाय पी के चले जाइयो, चाय वाय पी लियो, है ना। तो क्या बोले अपने? चाय वाय पी लो, चाय वाय पी लो, चाय वाय पी लो, ठीक है, चाय वाय पी लो, ठीक है। और जैसे क्लास में क्या है? पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, है ना। तो पढ़ाई और पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, है कि नहीं। फिर जैसे यदि मान लो उषा ने मान लो हर्षिता से बोल दिया काय बर्गर खा रही हो? मैं नहीं खा रही। तो बर्गर तो खा रही हो, लेकिन बर्गर कहाँ बहुत है बेटा, जा तो बता दो आप, है ना। तो जिस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो यदि हमारा वहाँ दो शब्द प्रयोग हो गए, जैसे मान लो यहाँ हो गया चाय बाय पी लो, तो आपने उसको चाय तो बोला, लेकिन बाय क्या है? बाय का तो कोई अर्थ ही नहीं है ना भाई, ठीक है। पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन पढ़ाई क्या है? यहाँ तो पढ़ाई के साथ पढ़ाई तो है नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई तो इतनी करते नहीं हो कि आपकी पढ़ाई हो जाए, को पढ़ाई जरूर हो जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, काय खाना वाना बन गया का नहीं बनो, भूख लगी है हमें, तो खाना और माना, तो खाना तो ठीक है, लेकिन जो माना कब होता है तो हमें पता ही नहीं है भाई, है ना। तो खाना और माना है कि नहीं, खाना और बाना, दिखाना बाना क्या होता है? तो इनमें जब कोई अर्थ निकल, जैसे चाय है, पढ़ाई है, खाना है, इनका अर्थ है, इनका अर्थ जो है वो क्या कहलाए? सार्थक कहलाए। लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, ये बाय का कोई अर्थ नहीं, बढ़ाई का कोई अर्थ नहीं, बाना का कोई अर्थ नहीं। तो ये कौन से शब्द कहलाए? निरर्थक शब्द कहलाए। अर्थात कहने का मतलब है कि वे शब्द जिनमें अर्थ के साथ हो क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। ये सब जो अर्थ के बिना हो या रहित हो वो शब्द कौन से कहलाते हैं? आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दाल बाल बन गई क्या नहीं बनी? दाल बाल बन रही है, क्या दाल में मिला गए? तो वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो वो शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक। और जिनमें कोई अर्थ ना हो क्या कहलाते हैं? निरर्थक, ठीक है। मजा आ गया? मजा आ जाओगा ना, मजा तो आपको लेके ना जाकर आओगा ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे शब्द आते हैं कौन से? विकारी शब्द। तो शब्दों के विकार आधार, तो शब्दों के जो विकार हैं वो आधार जो है, मतलब शब्दों के विकार कितने होते हैं? तो ये हमने दो प्रकार देखे थे। दो प्रकार कौन से देखे थे? एक होता है आपका विकारी शब्द, और एक होता है कौन सा? अविकारी शब्द। एक होता है कौन सा शब्द? विकारी शब्द होता है, और एक कौन सा शब्द होता है? अविकारी शब्द होता है। तो विकारी का मतलब क्या होता है? वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन बदलाव किया जा सके,
वे शब्द जिनके रूप में बदलाव परिवर्तन किया जा सके वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कौन से कहलाते हैं? तो वे शब्द जिनके रूप में बदलाव ना किया जा सके, जिनके बदलाव ना किया जा सके वो शब्द कौन से कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें बदलाव नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई जब हम किसी शब्दों की रचना करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं, तो देखो दो चीज़ें और आपको लिखवा दे रहा हूँ मैं। जब भी आप रचना करें किसी शब्द की, जैसे आपने पीछे देखे थे योग शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर देखे थे। व्युत्पत्ति मतलब क्या? उसकी रचना करना। तो रचना करने के आधार पर भाषा की जो इकाइयाँ होती है वो इकाई आपको याद रखनी है कि जो रचना करने के आधार पर कितनी इकाइयाँ होती है? 4 इकाई होती है। और 4 इकाइयाँ कौन सी होती है? तो सबसे पहले पीछे याद रखना संधि होती है। संधि होती है, संधि के बाद आपने क्या देखा था? वहाँ प्रत्यय होता है, और क्या होता है? समास होता है, और क्या होता है? तो क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो ये जो 4 हैं, ये 4 इकाइयाँ किसकी होती हैं? व्युत्पत्ति जब हमें किसी शब्दों की करनी होती है तो वहाँ पर इन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। और जब शब्द में परिवर्तन करना हो, जैसे शब्दों के विकार हो गए, तो शब्दों के विकार में हमने लाइन क्या लिखी है कि विकारी शब्द वह शब्द कहलाएंगे जिनमें क्या किया जाता है? रूप बदलाव किया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो परिवर्तन करने के लिए भी हमारे पास कितनी इकाइयाँ होती है? 4 इकाई होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? परिवर्तन की इकाइयाँ। तो परिवर्तन की इकाइयाँ कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि भाई परिवर्तन करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? आपके पास में काल आपने सुने होंगे, काल सुना है, वचन सुना है, कारक सुना है ना? या आपने लिंग सुने हैं, लिंग के आधार पर, ठीक है। तो इनमें भी कैसे प्रयोग करेंगे हम? तो सबसे पहले होता है लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर हो गया। फिर हो गया किसके आधार पर? वचन के आधार पर। एक होता है लिंग के आधार पर, एक होता है वचन के आधार पर। फिर होता है आपके काल के आधार पर, काल के आधार पर। फिर होता है किसके आधार पर? कारक के आधार पर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार से हम इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर और कारक के आधार पर। अब लिंग के आधार पर कैसे कर सकते हैं? तो एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। तो यहाँ पर आपने जैसे लड़का लिखा तो लड़का का क्या लिख सकते हैं अपन? लड़की। तो पहले ये पुल्लिंग था, अब क्या लिख दिया हमने? स्त्रीलिंग बना दिया उसको। वचन के आधार पर, वचन के आधार पर क्या है? तो वचन के आधार पर क्या लिख देंगे अपन? जैसे लड़का है या इसको छात्र, छात्राएं भी लिख सकते हैं। इसको छात्र लिख दिया, इसको छात्रा लिख दिया। और वचन के आधार पर यदि मैंने लिखा कि भाई छात्राएं, तो छात्राएं, छात्राएं, छात्रा मतलब बहुत सारी छात्रा। जब तक छात्र बोला तो जब एक छात्र की बात, लेकिन छात्राएं बोला बहुत सारी छात्राएं। लड़कियाँ, लड़कियों बहुत सारी लड़कियाँ हो गई। पहले एक वचन थी लेकिन अब कैसी हो गई? बहुवचन हो गई है ना। फिर ऐसे अपन वचन के आधार पर कर सकते हैं। काल के आधार पर क्या लिखेंगे अपन? तो काल मतलब यदि मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या? वर्तमान काल हो गया। मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान काल हो गया। यदि मैं बोलूँ मैंने कल पढ़ाया था, मैंने कल पढ़ाया था, मतलब ये तो पिछले वाला काल हो गया, भूतकाल हो गया। मैं यदि बोलूँ मैं कल बर्गर खाऊंगा, तो जब मैं कल बर्गर खाऊंगा इसका मतलब ये तो भविष्य काल हो गया, कल की बात हो रही है, कल, ठीक है। या मैं आने वाले दिन पढ़ाऊंगा, मतलब ये मैं भविष्य में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये होगी किसी काल की बात। अब यदि हम बात करें इसकी कारक की, तो कारक के आधार पर कैसे होते हैं? तो आपने यदि पढ़ा हो कि भाई कर्ता ने कर्म को कारक से, पढ़ा है कारण से, कर्ता ने कर्म को, यदि पढ़ा हो आपने कर्ता ने कर्म को कारण से या कारण से, ये पढ़े होंगे ना कारक, ठीक है। देखो ये जो होते हैं यहाँ पर, ये क्या है? आपके कारक हैं, ये क्या आपके कारक हैं। लेकिन इसके पीछे वाले जो शब्द हैं ये क्या होते हैं? विभक्ति कहलाते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं? विभक्ति कहलाते हैं। और विभक्ति के आगे वाला जो वर्ड होता है वो वर्ड क्या कहलाता है? आपका कारक कहलाता है। जैसा आपका यहाँ विभक्ति होगी वही आपका क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि भाई मैंने लिखा यहाँ पर उषा ने हर्षिता को मारा, उषा ने हर्षिता को मारा। एंड तो देखो कर्ता ने, तो उषा यहाँ पर क्या होगी? कर्ता होगी। उषा यहाँ पर क्या है?
करता है, कर्ता ने कर्म को, तो को के पहले क्या है हर्षिता, हर्षिता क्या हो गई यहाँ कर्म, और मारना क्या हो गई क्रिया हो गई, ठीक है क्रिया हो गई है ना। मार सकते लोग, बहुत उधम करती क्लास, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया, अगला जैसे अपन लेंगे हर्षिता ने उषा को मारकर जवाब दिया, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया उसका, मतलब अब हम कहेंगे कि हर्षिता क्या हो गई यहाँ पर कर्ता, हर्षिता क्या हो गई कर्ता, और उषा क्या हो गई यहाँ पर कर्म, और मारना की क्रिया चली रही है, ठीक है ना। तो ये हो गई। या फिर और भी बहुत से उदाहरण आप ले सकते हो, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मान लो लिख दिया मैंने कि भाई यहाँ पर मान लो लिख दिया सत्यप्रकाश ने, सत्यप्रकाश ने प्रशांत को पकड़ा, ठीक है। तो सत्यप्रकाश यहाँ पर क्या हो गया, तो सत्यप्रकाश यहाँ पर हो गया भाई कर्ता ने, देखो ने जहाँ है उसके पहले वाला शब्द क्या है कर्ता ने, तो सत्यप्रकाश ने मतलब सत्यप्रकाश क्या हो गया यहाँ पर कर्ता, प्रशांत को, वो देखो यहाँ को क्या आगे क्या आता है कर्म, तो प्रशांत क्या हो गया यहाँ पर कर्म हो गया, पकड़ा क्या हो गया यहाँ पर क्रिया हो गई। समझ गए बात के लिए। विभक्ति जो होगी, विभक्ति के ठीक पहले वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है आपका कारक कहलाता है। और कारक कैसे, जैसे कर्ता ने मतलब मैंने, तो मैं यहाँ पर क्या होगा कर्ता हो गया ने, उसको, या मैंने लिख दिया मान लो यहाँ शिवम को, तो शिवम मतलब शिवम वहाँ पर क्या हो गया कर्म हो गया, को कब बात हो रही है तो को क्या आगे गया है कर्म है, तो शिवम क्या हो गया वहाँ पर कर्म हो गया, और क्रिया आपकी जो है ना, जैसे कर्ण से है ना, से आगे लग जाता है कि भाई सत्यप्रकाश ने प्रशांत से पेन लिया, तो पेन लेना क्या हो गया क्रिया हो गई, से यहाँ पर ये क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है, ठीक है समझे बात के लिए। तो ये होता है आपका क्या शब्दों का विकार। तो ये विकार हो गया आपके, इनको परिवर्तन करने के लिए हमारे पास कितनी इकाइयाँ होती हैं, जब इनको परिवर्तन करना है तो हमारे पास 4 इकाइयाँ होनी चाहिए, और 4 इकाई किसके आधार पर होता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर और कारक के आधार पर। हम इनमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे कौन से शब्द भाई, विकारी और अविकारी शब्द हो गए। अब विकारी शब्द जो होते हैं हमारे, विकारी शब्दों में हमारे कौन से शब्द आते हैं, तो विकारी शब्दों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो विकारी शब्द कितने होते हैं आपके 4 होते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम, फिर होता है आपका क्या विशेषण, और फिर होती है क्या क्रिया। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द भी हमारे पास कितने होते हैं, तो क्या बताओगे कि सर जो अविकारी शब्द होते हैं इनकी संख्या भी हमारे पास कितनी मिलती है। जैसे हमारे पास में होता है क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, ये भी हमको 4 ही मिलेंगे, क्रिया विशेषण, फिर हमारा संबंध बोधक, फिर हमारा होता है समुच्चय बोधक, और फिर हमारा होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो विकारी शब्दों की संख्या कितनी, 4, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अविकारी शब्दों की भी संख्या कितनी, 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विस्मयादि बोधक। तो ये आपका शब्द विचार के अंतर्गत। अब देखो आने वाली जो क्लास आज इतनी ही रहने देते, क्योंकि 42-43 मिनट की वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाती है, मुझे पता है कोई नहीं देखता यार, कम से कम वीडियो नहीं देखते तो लाइक तो कर दिया करो, लाइक भी नहीं करते तो डिसलाइक कर दिया करो, कुछ तो किया करो। हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमको मोटिवेट किया करो, डिसलाइक करके मोटिवेट किया करो, जिससे हम और अच्छी वीडियोस बनाएं। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हो, आप ही भी नहीं आपसे कमेंट करते, तो कम से कम कमेंट भी कर दिया करो यार, कुछ तो कर दिया करो। आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप हमारे लिए बस इतनी सी मेहनत कर दो, 1 सेकंड का काम होता है, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने और दोस्तों तक पहुँचा दिया करो। और हमारे यहाँ आपको एक ज़रूरी सूचना बता दें, हमारे यहाँ पटवारी स्पेशल बैचेस काफ़ी समय से चालू हो चुके हैं, जिसमें लगभग आधा कोर्स होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक नोबल करियर एकेडमी में ज्वाइन नहीं किया है वो आकर ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है। तो आकर जरूर कर ले ज्वाइन, और अपनी सीट फुल करवा ले यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो।
और नहीं तो फिर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट आपको ऑफलाइन में मिलता है वो ऑनलाइन में उतना कंटेंट नहीं मिल पाता है। ऑफलाइन में आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, आपके डाउट क्लियर होते हैं। ऑनलाइन में डाउट क्लियर नहीं हो पाते मेरे से। तो पढ़ते रहिए बढ़िया मज़े से, और मिलते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग, तो आकर एक बार ज़रूर नोबल करियर एकेडमी में विजिट करिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो क्या चालू करेंगे अपन, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यहाँ पर हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण को पढ़ेंगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।